चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, ये किताब दी है मैकेंडर जी की है भाई, जो कि दी गई थी 1904 में। और कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल जो है किताब, ये है सेबास्टियन मन्स्टन की। इसमें ये नाम कुछ उल्टे दिए गए हैं, सरनेम पहले दिया गया हुआ है। और ये मॉर्फोलॉजी डेल एल्डबोर फ्लाश, ये किताब है एल्बर्ट पेंग की। और ज्योग्राफी ह्यूमने है, ये जीन ब्रून की किताब है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो डी का फर्स्ट दो में है तो ये कैंसिल हो गए। देन ए का फोर्थ इसी में आ रहा है, ए का फोर्थ में भी सी सही होना चाहिए, फिर भी मिला लेते हैं। ए का फोर्थ आ रहा है, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, ठीक है। सी का फर्स्ट, सी का आई थिंक टू है। ये आपका सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द टर्म कॉस्मोग्राफी वाज क्वाइंड बाय, देखिए कॉस्मोग्राफी जो वर्ड है ये दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। और हम्बोल्ट जी ने तीन चीजें और दी थी, जो कि थे कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी दी थी, आइसोथर्म भी नाम इन्होंने ही दिया था, आइसोथर्म दिया इन्होंने। और दिया इन्होंने परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली जो पेरिग्लेशियर रीजन में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनिज्म एम्फसाइजेस, तो डिटर्मिनिज्म इस तरह के तीन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एक डिटर्मिनिज्म है, एक नियो डिटर्मिनिज्म है, और एक है पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म में नेचर को सबसे पहले माना गया है, पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन को माना गया है। और ये नियो डिटर्मिनिज्म में एक तरीके से ये बोला किया कि नेचर एंड ह्यूमन, इन दोनों में ना एक सही तरीके से तालमेल बैठना चाहिए, उस हिसाब से ये नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। तो डिटर्मिनिज्म एम्फसाइज द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल नेचर, इसका कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट टू द अनदर क्वेश्चन। हु डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी। तो जनरल और रीजनल ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो ये जीन ब्रूम नहीं होंगे, फ्रेडरिक रटजल नहीं है, विडाल डी लब्लाज भी नहीं। इन तीनों ने बेसिकली ह्यूमन अप्रोचेस के बारे में बात किया था। और ये हमारे इसका आंसर होगा रिस्थोफेन। रिस्थोफेन ने जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी को डिस्क्राइब किया था। रिस्थोफेन की एक बुक है, इन्होंने चाइना की रीजनल ज्योग्राफी को स्टडी किया था। और ज्योग्राफी को जनरल, बेसिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी में डिवाइड किया। इसका आंसर ए हो जाएगा। वॉन रिस्थोफेन थे, इनका जो ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इनकी एक बुक और है, इकोनॉमिक एंड मिनरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड मिनरल ज्योग्राफी। इन्होंने एक वर्ड भी दिया था जिसका नाम था एडलाइट करके, एक वर्ड दिया था। और इन्होंने कोरोलॉजी भी टर्म यूज किया था, एक कोरोलॉजी टर्म यूज किया था। और इन्होंने एक वर्ड और, जो लोएस्ट वर्ड है, जो चाइना के, जो हमारे मंगोलियन डिजर्ट के आसपास जो हमारा फाइन येलो डस्ट पार्टिकल जो उड़ के येलो रिवर का फॉर्मेशन करते हैं होंगो रिवर में, वो लोएस्ट जो वर्ड है वो इस जो रिवर रीजन में जो आता है, वो वॉन रिस्थोफन द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु कॉइन्ड द टर्म मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस प्रिस्टन जेम्स का नहीं है, जे गॉटमैन, इन्होंने दिया था टर्म मेगालोपोलिस। मार्क जेफरसन ने जो दिया था, इन्होंने दिया था 1939 में, प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था प्राइमेट सिटी का दिया था। एंड जस्ट 10 साल बाद 1949 में जीके जिफ आए, जीके जिफ ने दिया रैंक साइज रूल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे गॉटमैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है,
क्रिस्टॉलर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्हें मैच करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मार्केट हेमलेट जो हमारा होता है, जो सबसे बेसिक चीज़ हमारी प्रोवाइड करता है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं और डेली एसेंशियल की जो चीज़ें होती हैं, वो मार्केट हेमलेट सबसे पास होगा। देन रीजनल कैपिटल सिटी कह रहा है भाई, कैपिटल कैपिटल सिटी है तो कई सारे हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो सकती हैं, तो ये कैपिटल सिटी सबसे दूर होगा। डिस्ट्रिक्ट सिटी की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट सिटी हमारे घर से थोड़ा दूर ही होना चाहिए। और टाउनशिप सेंटर जो है, टाउनशिप सेंटर 12 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक थर्ड इसमें है। देन बी का फोर्थ कह रहा है, सी का फर्स्ट कह रहा है। हाँ ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन अ क्लासिफाइज सेटलमेंट एज अ टाउन सेंसस। जो सेंसस की काउंटिंग होती है उसमें कौन सी चीज़ इसमें मिसिंग है, ये कहना चाह रहा है। तो फंक्शन की बात अगर हम लोग करें तो फंक्शन जो होता है 75% जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी में ना होकर किसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्लूड किया जाता है, पॉपुलेशन साइज को इंक्लूड किया जाता है। डोमिनेंस ऑफ मेल वर्कर ना होकर यहाँ पे टोटल वर्कर होना चाहिए, टोटल वर्कर पार्टिसिपेशन, यही मिसिंग है। ये गलत है हमारा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Who is the marginal worker according to the Indian census data likelihood class of the worker। तो पर्सन हु वर्क 20 to 50 डेज नहीं होगा, हु वर्क 180 डेज। आगे देख लेते, पर्सन हु हार्डली वर्क थ्रू आउट द ईयर नहीं होगा, लेस देन 60 ईयर नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर 181 डेज हो जाएगा तो उसे हम लोग फुल टाइम वर्कर मान लेते हैं, तो वो लोग फुल टाइम वर्कर होंगे। अगर 179 भी हुआ तो भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, अगर उससे लेस है तो नहीं माना जाएगा। 180 को ही कंसीडर किया जाएगा, 180 डेज जो पर्सन होंगे उन्हें ही सेंसस उसे मार्जिनल वर्कर के हिसाब से मानता है। आंसर बी विल बी करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंक साइज रूल एसोसिएशन। रैंक साइज रूल अभी हम लोगों ने ऊपर एक हिंट के तौर पे लिया कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज इसमें नहीं हो सकता। रैंक साइज रूल होता है बेसिकली अर्बन सेटलमेंट के लिए। रैंक साइज रूल को दिया था जीके जिफ महोदय ने, हम दिया, ये दिया गया था जीके जिफ महोदय द्वारा 1949 में। और मार्क जेफरसन ने दिया था 1939 में, प्राइमेट सिटी को दिया। ठीक है, तो अर्बन सेटलमेंट में बेसिकली हम लोग यही देखेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जो पॉपुलेशन होती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो उन्होंने सिटी को, जो अर्बन सेटलमेंट है वो डिवाइडेड होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। वेबर मटेरियल इंडेक्स रिफर्स टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉस्ट ऑफ तो नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट भी नहीं होता है, वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। तो वेबर की जो थ्योरी है, वेबर की थ्योरी इन्होंने दी थी 1909 में। ठीक है, और इसे थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन और लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। और उसके बाद 1929 में इसे इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया। वेबर ने अपनी थ्योरी में बताया कि दो तरह के इन्होंने मटेरियल के बारे में बताया, एक होता है प्योर मटेरियल और एक होता है इम्प्योर मटेरियल। तो प्योर मटेरियल वो होता है जो अपना वेट नहीं लूज करता है, जिसका वेट ना लूज हो, जैसे कि हमारा हो गया कॉटन। कॉटन का क्या है कि जैसे मान लो हमने ये 1 टन लाया, तो इससे 1 टन ही तो कपड़े बनेंगे ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि हमारा हो गया आयरन, आयरन और तो वेट लूज करेगा ना। जब हम इसे माइन करके मान लिया सपोज कि 3 टन हम लेके आए, तो इसे प्रोसेस करते करते ये बहुत ज़्यादा 1 टन या उससे भी कम ही बचेगा, उससे भी कम ही हो जाएगा ये। तो इसे हम लोग कहते हैं वेट लूज मटेरियल बोलते हैं। वेबर ने इन दोनों को कैटेगराइज किया और एक अपना मटेरियल इंडेक्स बनाया कि जैसे जो 1 पे होंगे वो रॉ मटेरियल होंगे जो प्योर होंगे। ठीक है, और जो 1 से ज़्यादा जिनका मटेरियल इंडेक्स होगा वो इम्प्योर वाले हो जाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो वेट पर ही इन्होंने बात किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
तो यह बात छोड़ देता है कि वस्तु दर हमेशा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है। डिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आगे कह रहे हैं वस्तु दर कच्चा पदार्थ और तैयार वस्तु के समान नहीं होता है। रॉ मटेरियल से मार्केट तक कच्चा माल पहुंचाने में का कॉस्ट ज़्यादा होता है, और जब हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के अगर उससे हम मैन्युफैक्चर करके अगर हम उसे आगे भेजें तो वो कॉस्ट सस्ता हो जाता है। सपोज यहाँ पे 100 रुपये लगे कच्चा माल को लाने पे, यहाँ पे हमने इंडस्ट्री में उसे मैन्युफैक्चर करके अब जब मार्केट तक उसे ले जाएंगे तो हमें सिर्फ 50 रुपये ही खर्च करना पड़ेगा। तो ये बात तो सही कह रहा है। गाइस इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट लग रहा है, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग वेटिंग लिस्ट पे डालते हैं और आगे इसे कंफर्म करके मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड ये दिया था रफ़ीउल्लाह साहब ने। मैक्सिमम डिस्टेंस अय्यर का है। क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक कॉम्बिनेशन जैसे वीवर का है। और एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज कर्व, एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज कर्व आया था ये 1905 में, और जेसी वीवर ने दिया है 1954 में, और देन रफ़ीउल्लाह साहब का है 1956 में। गाइज इसका ईयर मुझे नहीं मिल रहा है, अगर आपको मिल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करिए इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकेंड, सी का थर्ड। तो गाइज यही इसका आंसर है। ओके, मूव टू दी अनदर वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगा? तो रोड, रोड तो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा क्योंकि हमें कहीं भी जाने के लिए रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन लाइन के जरिए ही हम एक एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर सकते हैं, अपने दूसरे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। और कैनाल है, कैनाल हमारा एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही मेन आस्पेक्ट है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक, जैसे सपोज ये सिटी है तो उसका एक ये पर्टिकुलर पार्ट होगा। भाई जो मेन एक्टिविटीज है, एडमिनिस्ट्रेशन हब हो गए या फिर कोई भी कंपनीज हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, एक पर्टिकुलर रीजन में ही होंगे। बाकी जो दूसरा रीजन है ये हमारा लिविंग पर्पज से हो सकता है या फिर थोड़ा सा आउटर रीजन होगा। तो सीबीडी जो होगा वो एक मेन पार्ट होगा सिटी का, जो काफी ओल्डेस्ट होगा, और मोस्टली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहीं पे ही डेवलप होंगे। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हमारा रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं क्या कह रहा है। इन वॉन थ्यूरन मॉडल ईच जोन स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स to which it was best suited. Von Thunen did not conceive the combination of specialized agriculture enterprises. वॉन थूनन ने जो अपने मॉडल में बताया, उन्होंने 6 जोन दिए थे। सपोज ये सिटी हो गया हमारा, तो पहला जोन जो था वो हमारा उन्होंने बताया कि मार्केट गार्डनिंग के लिए होगा। पहला जो होगा वो मार्केट गार्डनिंग के लिए होगा, और जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट वगैरह हो गए जो जल्दी खराब होते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कि फायरवुड एंड टिम्बर वगैरह के लिए। ये काफी पुराना मॉडल है, 1826 में आया था। तो ये जर्मनी का मॉडल है। उस टाइम वहां पे ऑब्वियस सी बात है, ठंडियां जर्मनी में पड़ती हैं, आप जानते ही हैं कि जर्मनी हमारा किस लोकेशन में पड़ता है। तो वहां पे उस समय लकड़ी की इम्पोर्टेंस तो थी भाई, जलाने के लिए, अपने घर को गर्म करने के लिए। और कोई इस टाइम तो सोर्स था नहीं कि भाई, और ऐसा हीटर हीटर तो थे नहीं उस टाइम पे कि भाई घर पे लगा लिया और बढ़िया से घर गर्म हो गया। तो और तीसरा इन्होंने बताया कि क्रॉप फार्मिंग विद फैलो लैंड, कि कोई भी जमीन पड़ती नहीं छोड़ी जाएगी, कोई भी जमीन जो है वो खाली नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, तो और फोर्थ इन्होंने रिंग बताया कि क्रॉप फार्मिंग करी जाएगी और पड़ती जमीन भी छोड़ी जाएगी। राई का प्रोडक्शन करते थे ज्यादातर, और वहां पे क्या करते थे कि एक साल के लिए राई लगाया, एक के लिए बारले लगाया, और एक में ओट्स या फिर 3 पास्चर वर्ड पड़ती है, ऐसा कर लेते थे।
फ्री यील्ड सिस्टम बताया इन्होंने, ठीक है। और 6 वाला जो रिंग बताया इन्होंने, वो बताया लाइव स्टॉक और रैंचिंग के लिए, जैसे कि पशुपालन हो गया हमारा और उससे अदर रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई। 6 वाले में हमें जैसे कि पशुपालन वगैरह हम लोग करेंगे इसमें। तो इस तरह से इन्होंने अपने 6 रिंग दिए। तो इसमें ये कह रहा है कि डिड नॉट कंसीव, ऐसा तो नहीं है भाई, उन्होंने तो छठे वाले में बात तो किया है। ए इज ट्रू एंड आर ए फॉल्स।